अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुभान इफ्तिखार राजा हूँ और आप एसआई टॉक्स पॉडकास्ट का आज पहला एपिसोड देख रहे हैं। अमूमन पॉडकास्ट के जिस तरह से सेट्स होते हैं, जिस तरह का डेकोरम है, हम उसे तो नहीं फॉलो कर रहे बट हम एक आइडिया लेके चल रहे हैं और इसी तरह से हम मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को बढ़ाया जाए। चूँकि जब से ही सोशल मीडिया की दुनिया में ज़ाहिर है नए-नए ट्रेंड्स आना शुरू हुए हैं, तो अब ये जो इंटरव्यू का सलीका है या तरीका है, ये भी कदरे मुख्तलिफ है, कदरे बदल गया है। यूँ तो पॉडकास्ट एक ऑडियो कन्वर्सेशन को कहा जाता है जो कभी रेडियो फॉर्मेट में हुआ करती थी, रेडियो में हुआ करती थी। लेकिन अब पॉडकास्ट कुछ और ही बनकर सामने आई है। बड़े-बड़े माइक्स लगे हुए होते हैं, स्टूडियो होता है और 2 शख्सियात बैठी हुई आपस में कन्वर्सेशन कर रही होती हैं। खैर हमने भी इसी सिलसिले का आगाज़ किया है और हमारा फॉर्मेट थोड़ा मुख्तलिफ है। हम ऑनलाइन लोगों के साथ जुड़ते हैं। बाज़ औक़ात जो शख्सियात हमारे पास मौजूद हों, हमारे साथ मौजूद हों तो हम उनके साथ बैठकर भी कन्वर्सेशन को करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे और वो तमाम तर मौज़ूआत उन तमाम तर टॉपिक्स पर बात करेंगे जो कि आज के मुआशरे की ज़रूरत है। उन तमाम तर शख्सियात से आपको मिलाया करेंगे जो कि किसी न किसी तरह से इस सोसाइटी के लिए, इस कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं और किसी हवाले से इस कम्युनिटी के लिए अपना कोई रोल अदा कर रही हैं। आज की इस पहली और बड़ी ही शुरुआती किस्त में भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। इनका ताल्लुक कश्मीर से है और इनकी यूनिकनेस या इनफरादियत ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो पहली फिल्म बनने जा रही है, पहली फिल्म लॉन्च होने जा रही है, यानी कि 75 साला तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर की सिनेमा इंडस्ट्री के लिए एक फिल्म बनाई गई है और उस फिल्म का ये हिस्सा रहे हैं, उसकी जो कास्ट है उसका हिस्सा रहे हैं। इसके साथ-साथ इनकी कुछ दीगर खुसूसियात भी हैं। ये लिखने वाले हैं, एक तख्लीक़कार हैं। इनकी लिखे हुए रैप्स जो है वो आज़ाद कश्मीर के नौजवानों में बहुत मकबूल हैं और जो रैप कल्चर है या जो रैप की दुनिया है उसमें इन्हें बड़ी मकबूलियत हासिल है। इसके साथ-साथ कुछ गाना भी बड़े गा लेते हैं लेकिन जो इनकी दस्तरस है वो शायरी है, वो रैप है। खैर आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा सलायतुल हसन खान जिनका स्टेज नेम है किंग हसन। आज उनसे गुफ्तगू करेंगे और इन कन्वर्सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा था और यहाँ तक पहुँचने में उन्हें किस तरह की दुश्वारियों का सामना रहा, क्या कुछ झेला और स्पेशली आज के इस माहौल में गो के अब तो बहुत हद तक बदल चुका है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं फैमिली की तरफ से, घरवालों की तरफ से, बड़ों की तरफ से इस तरह की फील्ड चूज़ करने में कुछ कदगनें रहती हैं। लेकिन फिर भी हसन किस तरह से इस फील्ड में आए और अब उनका सफ़र ये किस तरह का जारी है, क्या कुछ सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। हसन खान, राजा सलायतुल हसन खान जिनका स्टेज नेम है किंग हसन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी हसन। वालेकुम सलाम सुभान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आप सुनाएँ आप कैसे हैं? अल्लाह के करम। बहुत शुक्रिया आपके इस तारुफ का। इतना ज़्यादा, इतनी मकबूलियत और इतना ज़्यादा तो इतना मैं कोई नहीं हूँ इसका हामिल, लेकिन आपने जो इतनी ज़्यादा मेरी तारीफ़ की, तारीफ़ के पुल बाँध दिए, उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं जी हसन यू डिज़र्व इट और डेफ़िनिटली आपकी आप एक जर्नी में हैं बट एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा जब आपका जो तारुफ़ होगा वो इससे बढ़कर होगा। बरकैफ़ इंशाअल्लाह। बताएँ किस तरह से दिन गुज़र रहे हैं? क्या कुछ हो रहा है? क्या मसरूफ़ियात हैं? मसरूफ़ियात ज़िंदगी कुछ यूँ है कि मैं एज़ के यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर मैं साथ-साथ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की डिग्री कर रहा हूँ, बीएस ऑनर्स, और साथ-साथ ही अपने पैशन को लेकर चल रहा हूँ, जो कि आपने अभी सारा एक्सप्लेन कर दिया। और बस यही मसरूफ़ियात हैं, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से घर, रिकॉर्डिंग्स और बस यही शूट्स। अच्छा फुल टाइम यानी कि आप बिज़ी हैं अपनी उस तख्लीक कारी में, कभी शायरी की तो कभी ये रैप की तख्लीक कारी में। फुल टाइम तो नहीं कह सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी के काम और यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स और ये चीज़ें आप बेहतर समझते हैं कि बंदे को फुल टाइम नहीं रहने देती। लेकिन जितना मुझसे हो सकता है स्पेयर टाइम में जितना भी अपने पैशन को मैं लेके चल सकता हूँ, उसको मैं साथ लेकर चलता हूँ।
वेरी गुड जी, आप इस पैशन को जारी रखें, लेकिन थोड़ा शुरुआत में चलते हैं, थोड़ी इब्तिदा में चलते हैं। डेफिनेटली जो आपके चाहने वाले हैं, मैं देख रहा होता हूँ आपकी इंस्टाग्राम पे आपकी जो खातीन मदाएं हैं वो भी बड़ी तारीफें कर रही होती हैं। तो हम जरा शुरुआत पे चलते हैं। ये आखिर शुरुआत कहाँ से हुई? मीन्स कि किस तरह से आपको या ख्याल आया या ये सोच पैदा हुई कि आपको लिखना चाहिए और स्पेसिफिकली रैप लिखना चाहिए? बचपन में सबको पता है कि बॉलीवुड कल्चर कितना आम है, घरों में भी टीवीज़ आ गए और जब मैं बड़ा हो रहा था तो स्पेशली बॉलीवुड के सॉन्ग्स वगैरह तो सबके चलते ही रहते थे। लेकिन मेरे कज़न है, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, मुनीब भाई। मुनीब भाई के पास एक दिन मैंने एक गाना सुन लिया बोहेमिया का, और वो बस मैंने सुन लिया। मैं तो पहले बॉलीवुड के सॉन्ग से सारा मैं उससे इंस्पायर्ड था, सिर्फ वही सुनता था। ये एक नई चीज़ सुनने को मिली मेरे कानों को। तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि ये शख्स कौन है और ये क्या, मतलब कि ये कौन-सा जॉनरा है म्यूज़िक का और ये क्या सीन है सारा। तो उन्होंने फिर मुझे बताया ये रैप होता है और ये मतलब कि बोहेमिया है ये वो। तो उसके बाद असल में उसी के गाने मिमिक कर के गाते-गाते स्कूल में भी अक्सर मुझे यही कहते थे कि बोहेमिया के नाम से, कॉलेज कॉलेज टाइम्स में भी। तो स्कूल में बस 9th या 8th क्लास से तकरीबन लिखना मैंने स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद की जर्नी बस आपके सामने है। 8 साल हो गए लिखते-लिखते मुझे अभी भी, और अभी भी मैं बस रास्ते में हूँ। असल आपकी कुल उम्र कितनी है? मेरी कुल उम्र है 20। और 20 सालों में से 8 साल आपने इस रास्ते, इस डगर पे चलते हुए गुजार दिए हैं। अ, 20 साल में से 8 साल तो इस तरह कह सकते हैं कि क्योंकि कुछ आज से मैं अभी जो सब सामने आकर ओपनली गाना शुरू किया मैंने 4 सालों में। उससे पहले मैं हम्म। खुद ही लिखता था अपनी डायरी पर या अपने रजिस्टर्स पर, और बस अपने अपने तक ही रखता था महदूद। तो इन अच्छा, 4 सालों को सिर्फ एक प्रैक्टिस काउंट कर सकते हैं। यानी कि 8 साल और 4 की हम मतलब 4 साल आपको हो गए प्रैक्टिकली फील्ड में काम काज करते हुए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल यही बात है। मैं पूछ रहा हूँ कि 4 साल हो चुके हैं आपको फील्ड में प्रैक्टिकली काम करते हुए। प्रैक्टिकली 4 साल मुझे अभी हो चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा हसन, ये बताइए कि जब लिखने की बात आती है, जब शायरी की बात आती है, जब इस तरह की तख्लीक कारी की बात आती है, ये रैप करना और ये शायरी करना ये किस हद तक मुख्तलिफ है? चूंकि रैप भी मैं तो इतना नहीं सुनता, लेकिन कभी कभार जिस तरह दोस्तों में उठना बैठना होता है, तो रैप भी एक लय में होता है बाकायदा। उसमें भी वो काफिये लग रहे होते हैं, रदीफ होते हैं, इस तरह का शायरी का सारा जितने भी लवाजमात होते हैं उसमें भी किसी हद तक होते हैं। लेकिन ये किस हद तक मुख्तलिफ होता है रैप और शायरी? अ, सर एक तो देखा जाए शायरी और रैप में देखा जाए तो एक तो ये इसलिए सेम है कि बोहेमिया ने बोला था रैप इज ऑल अबाउट रिदम एंड पोएट्री। तो जी। रिदम भी है, पोएट्री भी है, लेकिन पोएट्री को जब हम किसी गाने में लेकर आते हैं या फिर उसको किसी रिदम में उसको बीट के साथ लेकर आते हैं तो वो सिर्फ पोएट्री नहीं रहती, वो म्यूजिक का जी। जॉनरा बन जाता है, वो म्यूजिक बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा-सा ये डिफरेंस आ जाता है, लेकिन रैप अगर देखा जाए तो पोएट्री ही तकरीबन तकरीबन पोएट्री ही होती है, अगर हम हार्डकोर रैप की तरफ या फिर ओल्ड स्कूल रैप की तरफ ना जाएँ और सिर्फ ये दूसरे सैड रैप सॉन्ग्स या फिर हार्ट ब्रोकन रैप सॉन्ग्स जिस तरह के लोग लिखते हैं उनकी ये कोई जॉनरा नहीं है लिखने का है सैड या हार्ट ब्रोकन रैप सॉन्ग्स। ये बस मैं ऐसे एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह के जो लिखते हैं शायरी वाले, वो बस तकरीबन-तकरीबन उसमें सारी शायरी ही होती है। ठीक हो गया हसन। अच्छा, जब शायरी की बात आती है तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बनता भी है और बनना चाहिए भी। और कोई भी तख्लीकार है जो आर्ट से वाबस्ता है, या तख्लीक की किसी भी फील्ड के साथ वाबस्ता है, उससे हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि क्या वाकयातन दिल टूटने के बाद लिखना शुरू किया? क्या कोई सर मोहब्बत में नाकामी हुई, या किस तरह से इस तरफ आना हुआ? एज़ अ शायरी शायर कोई भी वैसे बैठे-बिठाए शायर मुझे नहीं लगता कि बन सकता है। कुछ शायरी तो सिर्फ़ वो होती है जो दिल पर बीत रही हो और वो बंदा लिखे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जो बगैर किसी हार्ट ब्रोक के या फिर किसी भी अपनी नाकामी के बाद शायरी ना लिखे और वो बहुत कामयाब है और वो शायरी कर रहा हो। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बंदा है।
यानी कि दिल का टूटना बहुत लाजिम है। दिल एक आर्टिस्ट के लिए दिल का टूटना, हमारे डायरेक्टर साहब हैं जो हमाद ज़हीर साहब, वो भी अक्सर मुझे ये बात हम्म। कहते होते हैं कि बेटे दिल का टूटना लाजिम है एक आर्टिस्ट के लिए, दिल तुड़वाते रहना चाहिए आप। आप भी एक आर्टिस्ट हैं, क्या दिल तोड़ चुके हैं? आ, कुछ किसी हद तक। किसी हद तक, यानी कि अभी चिकना चूर नहीं हुआ। अभी चिकनाचूर होते होते बचा लिया है, तो क्योंकि फिर छोड़ा छोड़ा क्यों, बचाया क्यों? पूरी तरह से मैं टूटने देते ताकि आज दुनिया देखती कि किंग हसन डेफिनेटली एक दिन दुनिया देखेगी, बट अब से ही देखने लगती कि किंग हसन क्या शय है, कितना बड़ा स्टार है, कितना बड़ा आर्टिस्ट है। सर, देखा जाए तो किसी ने बोला था कि मुझे अब बंदे का नाम क्योर था ज़हन में, मुझे निकल गया उसका नाम, कि म्यूजिक सेव यू। आर्टिस्ट का जो होता है ना, किसी का दिल टूट जाए तो वो बैठ जाए किसी कोने में और वो बस मलंग बन जाए तो वो फिर मलंग ही रहता है। लेकिन कोई अपने माइंड को डाइवर्ट करके किसी दूसरी चीज पर ले आए, किसी तख्लीकी चीज पर ले आए, जैसे शायरी लिखना, रैप करना, गाने गाना, अपने उसको जज्बात को लिख के इजहार करना, उसको रिकॉर्ड करना, ये को मैंने सारा माइंड डाइवर्ट अपने इन चीजों पे कर दिया। तो मेरा किसी हद तक जो बचा तो वो इन सब की वजह से बच गया। चलें जी, जी बेहतर हो गया। तो आप जुगाड़ी जो कि आज़ाद कश्मीर की तारीख की पहली मूवी लॉन्च होने जा रही है। अलमिया और बदकिस्मती ये है कि इन 70-75 सालों में व्यूअर्स पहली बार ऐसा मौका सिर्फ 2022 में पैदा हुआ कि आज़ाद कश्मीर की कुछ अपना टैलेंट, आज़ाद कश्मीर की अपनी यूथ, आज़ाद कश्मीर के अपने लोग आज़ाद कश्मीर की पहली मूवी बना सकें। इससे कबल भी मेरे ख्याल से कुछ ड्रामा सीरियल्स वगैरह असल में अगर गलती पे नहीं हो तो बनते रहे हैं आज़ाद कश्मीर के लेवल पे, बट वो हमेशा पीडीपी के स्पॉन्सर्ड होते थे, अब भी बनते हैं। बट उनमें बदकिस्मती से इतना कुछ हमें आर्टिस्टिक देखने को नहीं मिला। इवन अभी लोक विरसा में, हसन में आपको बताता चलूं, लोक विरसा में यहाँ एक मेला लगा रहता है इस्लामाबाद, सर्दियों में लगता है, दिसंबर की शुरुआत में मेरे ख्याल से लगता है, तो हमारा वहां पे जाना हुआ। तो लोक विरसा में एक हर जितने भी कल्चर्स हैं ना, पाकिस्तान के जितने भी कल्चर्स हैं उनमें गिलगित बल्तिस्तान है, सिंध है, बलोच है, मतलब चारों सूबे हैं, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। इन सब के वहां पर अलग अलग से वो बनाए गए होते हैं, ठीक है। और उनमें एक बाकायदा जो गुलकार हैं उस खित्ते के, मखसूस तौर पर उस खित्ते के, उनका एक अलग से वो स्टेज सा बनाया गया होता है। जी इसमें इन 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 इनमें शॉल्स भी, मतलब कल्चर के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, खाने से लेकर आपके मतलब फैशन से लेकर आपके पहनावे से लेकर ईच एंड एवरीथिंग इसमें जो है वो इंक्लूडेड होती है। लेकिन उसमें गुलकार भी होते हैं जो गायक होते हैं, उस इलाके के रिप्रेजेंटेटर होते हैं, तो वो भी मौजूद होते हैं। तो मेरा वहां पे जाना हुआ कश्मीर के जो क्या कहते हैं उस हिस्से में जो कश्मीर के लिए उन्होंने मुख्तस कर रखा था। तो वहां पे हमें कुछ सुनने को मिले कश्मीर के नाम, लेकिन बदकिस्मती से शायद वो आ, वो लेवल मैंने नहीं देखा उन उन सिंगर्स में, या मतलब उनमें वो तख्लीक नहीं देखी। वही घिसे पिटे, मतलब सदियों पुराने वो गा रहे हैं, वो हम अपनी जबान में कह रहे होते हैं ना, बैत बोल रहे हैं, या इस तरह की कुछ माये गा रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आपका कल्चर की तो चले ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह की गायकी, इस तरह की माइये, लेकिन आपको जाहिर है आगे भी बढ़ना होता है। आप देख लें पाकिस्तान में म्यूजिक किस तरह से तरक्की कर रहा है। हाल ही में आपके वो कोक स्टूडियो की एक बहुत जिंदा और बड़ी मिसाल है, वो क्या नाम है उनका, मैं कोक स्टूडियो में जिन्होंने पहला गाना गाया था और आजकल वो बड़े मशहूर हैं असल। यंगस्टर। नहीं, यंगस्टर्स नहीं, एक और है, एक और साहिब हैं, उनका गाना आजकल बड़ा मशहूर है। खलील। इवन हर एक यूथ के, मतलब तकरीबन हर एक यूथ क्या, हर एक फर्द जो है, चाहे वो खातून हो, मर्द हो, लड़की हो, लड़का हो, हर कोई उन्हें सुन रहा होता है। मुझे प्यार हुआ था, यस, मुझे प्यार हुआ था वाले। हाँ। तो उन्हें आप देख लीजिए, वो भी दायरा एक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उनका किस तरह से फिर ऐसा उन्होंने तख्लीक किया सॉन्ग, ऐसा म्यूजिक, ऐसा लिरिक्स लिखे, ऐसा गाना तख्लीक किया कि आज पूरी दुनिया में उनका बोलबाला है। लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर के लेवल से
आज तक कम से कम मुझे इस तरह का कोई आर्टिस्ट देखने को नहीं मिला, या इस तरह का कोई सिंगर या इस तरह का कोई गुलकार देखने को नहीं मिला, जिसने कुछ ऐसा गाया हो, ऐसा तख्लीक किया हो कि जिसे दुनिया भर में पजीराई मिली हो, यानी कि पूरी नेशन वाइड उसे पजीराई मिली हो। इस तरह से आज तक बदकिस्मती से होता हुआ दिखाई नहीं दिया, और वहां पर भी उस लोक विरसा के उस कल्चर नाइट में भी मुझे इस कमी का शिद्दत से एहसास होता है। असल जानना ये चाहूंगा, इतनी बड़ी तमीज बांधने का मतलब ये था कि आप तख्लीक ठीक कर रहे हैं, रैप्स भी बना रहे हैं, आप मैं देख रहा होता हूँ वो जैमिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग्स हैं? रैप से क्या बाहर निकलने वाले हैं? कुछ गाने वगैरह भी हमें सुनने को मिलेंगे, कुछ ऐसे गाने जिन्हें जो कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सकें पूरी दुनिया में? सर, कश्मीर को रिप्रेजेंट करना और रैप से बाहर निकलने का तो कुछ फ्यूचर के बारे में अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले म्यूजिक का बताऊं तो म्यूजिक में अभी हम लोग एक पहाड़ी एल्बम लॉन्च करने लगे हैं। वो जी। कुछ यूं है कि मैं आज आप इस पे इंटरव्यू पे पॉडकास्ट पे बताया चलूं कि रैप जॉनरा आज तक आपने हिंदी में देखा होगा, उर्दू में देखा होगा, इंग्लिश में देखा होगा, पहाड़ी में किसी ने नहीं सुना कि जी। रैप पहाड़ी में भी रैप हो सकता है। ये बात आज तक किसी ने नहीं सुनी। तो हम लोग एक पहाड़ी एल्बम एक लॉन्च करने लगे और हमने एक बैंड बनाया है रास्ते, जिसमें जी। हमने आजाद कश्मीर के सब गुलकार, जो सबसे जाने माने गुलकार जो अपनी अपनी उस फील्ड में सब बेस्ट हैं। अमार भाई हैं, इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट हैं, इलेक्ट्रिक लीड गिटारिस्ट हैं। हमास भाई हैं, अकूस्टिक गिटारिस्ट हैं, बहुत अच्छे अकूस्टिक गिटारिस्ट हैं और साथ साथ सिंगर हैं। उसके बाद जीमू है, जीमू भी बहुत अच्छा गिटारिस्ट है और सिंगर है। और नुमान राजपूत जहाँ पर मैं बीएनयू में लाहौर परफॉर्म करके रनर अप आया, तो वो वहाँ पर वो भी मेरे साथ गए थे और उन्होंने भी सिंगिंग में कंपटीशन लिया था और वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे इतनी दुनिया की भीड़ में, ऑल पाकिस्तान में। वो भी हैं और अहमद खान भी हैं। हम लोगों ने मिलकर एक छोटा सा एक बैंड बनाया। हम लोग यहाँ से अपने बस छोटा सा स्टार्ट की एक जर्नी, ताकि हम लोग यहाँ से उसको आगे लेकर चल सकें। उसके जी। अलावा अगर प्लान अगर म्यूजिक से निकल कर बताऊं तो मेरा फ्यूचर प्लान कुछ यूं है कि मैं अब आगे यहाँ से ड्रामास की तरफ शायद जाना चाहूँ, स्टेज ड्रामास की तरफ। जो आपने मुझे बताया उस दिन के अनवर मसूद साहब का एक स्टेज ड्रामा आप देखने गए थे, तो उस तरह के ड्रामाज में मैं कह रहा हूँ कि मैं पार्टिसिपेशंस लूंगा यहाँ से आगे निकल कर, और साथ ही साथ मैं दूसरे एक्टिंग इंडस्ट्री की तरफ भी निकलने की भरपूर कोशिश में हूँ। जैसे ही डिग्री खत्म होती है और मैं वहाँ की अगली फ्लाइट मेरी उस तरफ की है। बहुत ही ज़बरदस्त, आपको फ्यूचर में डेफ़िनेटली ये परस्यू करना चाहिए। इवन आज भी हमारी जो तयशुदा वक़्त था, उससे इसी इसी वज़ह से थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हुआ, चूँकि आज लगा हुआ था वो साढ़े 14 अगस्त, और बड़ा ही अच्छा, बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी उन तमाम फिल्म के वो एक्टर्स ने। अनवर मकसूद का ये लिखा हुआ ड्रामा है, और मतलब मैं उनका वो जो आर्ट लेवल था वो देख के बड़ा मुतासिर हुआ। स्पेशली उसमें एक किरदार हैं गांधी जी। मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, बड़ी आउट क्लास किस्म की उनकी एक्टिंग रही है। तो खैर हसन, जुगाड़ी आज़ाद कश्मीर की पहली मूवी लॉन्च होने जा रही है। पहले तो ये बताएं, सबको बड़ी बेसब्री से, बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि आखिर कौन सी डेट है, कौन सा महीना है, कौन सा वक्त है जब ये जुगाड़ी स्क्रीन पे लॉन्च कर दी जाएगी। सुभान, बेसिक बात यह है कि सबको इस चीज से बहुत हम मुतासर हैं कि एक पहली मूवी है, पहला सिनेमा कुछ बना, कुछ ये हुआ, कुछ वो हुआ। लेकिन किसी को बैक स्टोरी ये नहीं पता कि ये कैसे बना, किसने किया और क्यों हुआ। तो सबसे पहले तो मैं वो बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी काविश, सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमाद जहीर को, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं। ऑल जी। इन वन है, वो एडिटिंग भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। ही इज अ वन मैन आर्मी। उन्होंने सबसे पहले कास्ट ढूंढी, सब कास्ट आजाद कश्मीर के डिफरेंट डिफरेंट हर जगह से, मतलब कि ढूंढ के, हर उसके जिले से ढूंढ कर, और 300 300 उन्होंने एक्टर्स और बाकी सारे आर्टिस्ट इकट्ठे किए, और उसके बाद वो उनके बाद कास्ट सारी इकट्ठी करके वो मूवी बनी। और अब वो मूवी हमने 1 साल की शूट के बाद, पूरे आजाद कश्मीर में फिरने के बाद वो मूवी मुकम्मल की। और अब जब शूटिंग खत्म हो गई है तो आफ्टर इफेक्ट्स, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में किसी ने उस लेवल के अभी तक आफ्टर इफेक्ट्स, अगर मैं जब ये बात बोलता हूँ कि ये
कश्मीर की सबसे बड़ी मूवी है और मैं इस चीज का दावा करता हूँ कि कश्मीर की सबसे बड़ी मूवी है और पाकिस्तान में भी ऐसा काम आज तक नहीं हुआ। तो मैं बिल्कुल सही बात करता हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स और जो स्टोरी है, जो थ्रिल है और जो फैंटेसी मूवी हम बनाने जा रहे हैं, वो आज तक मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में भी किसी ने बनाई हो या लॉलीवुड में भी किसी ने देखी हो। तो अब ये सब काम करना है तो थोड़ा सा वक्त तो दरकार होगा, क्योंकि इसकी एडिटिंग प्रोसेस, आफ्टर इफेक्ट्स की एडिटिंग प्रोसेस, हर एक फ्रेम को फ्रेम बाय फ्रेम लेकर चलना उस आफ्टर इफेक्ट्स को बहुत हैवी काम है। तो इन चीजों को करते करते थोड़ा टाइम लगेगा। एक्सपेक्टेड है समर तक आ जाए, इन गर्मियों में शायद एक्सपेक्टेड है इस चीज का, लेकिन 100% हम श्योर नहीं है कि हम लोग इसको इन गर्मियों में ही निकालेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि गर्मियों में आ जाएगी। यानी कि गर्मियों से मुराद यानी कि ये ईद के मौका पे रिलीज होने वाली है, बड़ी ईद या छोटी ईद? मैं वो आपको वही बात कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है। हम लोग अब इस बात पे फुल श्योर नहीं है, क्योंकि एडिटिंग प्रोसेस का बहुत बड़ा, आफ्टर इफेक्ट्स की एडिटिंग प्रोसेस और ये वाला, ये एक बहुत हैवी काम है। तो इसको हाँ। करते करते थोड़ा टाइम लगता है, टाइम दरकार होता है। इसलिए हम श्योरली नहीं बता सकते कि कब आएगी, लेकिन आएगी। अच्छा, ये प्रोसीड बताइए करते कि हैं। ये जुगाड़ी ये तो ज़ाहिर है लॉन्च से पहले तो डेफिनेटली नहीं बताया जा सकता, लेकिन थोड़े बहुत हमें क्लूज दीजिए। ये किस तरह की स्टोरी है? इसका थीम क्या है? मतलब थोड़े बहुत तो क्लूज, कुछ थोड़ा बहुत बताइए, ताकि आपके हमारे जो नाजरीन है उन्हें समझ लग सके, उन्हें पता लग सके कि आखिर किस बारे में मूवी बनाई जा सके जाए जा रही है। हमें देखनी चाहिए, देखनी तो डेफिनेटली चाहिए। आजाद कश्मीर की पहली मूवी है, पहली फिल्म है, सबको देखनी चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत कुछ क्लूज, कुछ थोड़ी बहुत थीम हमें बताइए। थोड़े बहुत क्लूज तो मैं सिर्फ यही दूंगा। मैं एक हाइप बनाकर जाऊंगा। हाइप कुछ मैं ऐसी बनाकर जाऊंगा कि ये पाकिस्तान की सबसे पहली फैंटेसी मूवी है, पूरे पाकिस्तान की मैं बोलूँ। जी। पाकिस्तान की सबसे पहली मुझे लगता है थ्रिल मूवी है। थ्रिल मौला जट के बाद हम कह सकते हैं, उसमें भी बहुत थ्रिल था लेकिन फैंटेसी नहीं थी। तो मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे पहली फैंटेसी, थ्रिल, कॉमेडी, एक्शन, उसके बाद ड्रामा, ये सब का मिलाप करके ना, अगर आप एक इन सबको निचोड़ कर एक कोई मूवी बनाएंगे ना, तो वो हमारी जुगाड़ी 2 बनेगी। जुगाड़ी टू तो क्या इसके ये किसी सीक्वेंस का हिस्सा है? इससे कबल जुगाड़ी वन आ चुकी है? सर इससे कबल जुगाड़ी 1 आ चुकी है, लेकिन जुगाड़ी 1 का ये था कि तब कुछ इतने प्रॉपर सेटअप नहीं था, सब कुछ नहीं था। वो यूट्यूब पे है जुगाड़ी 1, मीडियाटिक के चैनल पर। इतना प्रॉपर सेटअप ना होने की वजह से वो उस लेवल की नहीं बन सकी, उसमें आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह उस लेवल के नहीं यूज हो सके। लेकिन यानी कि उस तरह स्टोरी से उसकी प्रेजेंटेशन नहीं थी, जिस तरह से एक स्टैंडर्डाइज्ड मूवी की होती है। वो एक बस वो एक ट्राई थी, वो कह सकते हैं एक हमने और ट्राई बॉल खेली। ठीक होगी, तो इसकी स्टोरी किस चीज पे बेस्ड है? सर फैंटेसी मूवी है, स्टोरी उसी पर बेस्ड है। जुगाड़ी, अगर जो जुगाड़ी 1 देखेगा तो उससे थोड़ा सा बस मिलता जुलता कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बिल्कुल जुगाड़ी 1 से एक अलग दुनिया है। ये हम आपको जब जुगाड़ी 2 देखेंगे तो एक अलग दुनिया में ले जाएंगे। यानी कि एक बहुत ही मुख्तलिफ होगी। बहुत ही मुख्तलिफ। मैं अगर बोलूं कि पाकिस्तान में ऐसी चीज आज तक नहीं बनी, तो मैं इस बात को ओन करता हूँ, मैं इस बात का दावा करता हूँ कि ऐसी चीज आज तक नहीं बनी। सर जो शॉर्ट्स बहुत है ना, बड़ा, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं हसन। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी शॉट्स, रत्ती गली के शॉट्स, पूरे आजाद कश्मीर की खूबसूरती, हमने पूरे आजाद कश्मीर का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने जाके शॉट्स नहीं लिए, जहाँ पे हमने एस्थेटिक्स नहीं बनाए, जहाँ पे हमने कास्ट को जहाँ से हमने कास्ट नहीं ली, जहाँ से हमने आर्टिस्ट नहीं उठाए। तो आप मुझे बताएं कि मैं ये दावा क्यों ना करूँ कि आजाद कश्मीर के ये चलो लड़के जी, थे। ये बिल्कुल हमारी तो दुआ है, हमारी तो दुआ है कि बिल्कुल इसी तरह से जो आपका दावा हो रहा है, जो आप दावा कर रहे हैं, वो सच साबित हो। और जब ये पर्दों पे इस मूवी की, इस फिल्म की रुनमाई हो, तो डेफिनेटली ये तमाम तर रिकॉर्ड्स को अबूर कर जाए। खैर, थोड़ा सा ये भी बैकग्राउंड बता दीजिए, जुगाड़ी टू का आप हिस्सा किस तरह से बने? जुगाड़ी टू के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, ये क्रू मेंबर्स वगैरह कौन है, और ये बेसिकली आइडिया किसका है? एक तो मेरे ख्याल से आपने हमाद साहब का नाम लिया, इसके आवाज आवाज का माइक का समझ। हेलो। अलावा क्या आप मुझे हेलो, सुन पा माइक का रहे थोड़ा हैं? इशू, माइक का थोड़ा इशू आ रहा है। आप
मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। हसन से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो चुका है। आई थिंक हसन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपके माइक में थोड़ी सी अच्छा, खराबी है। लेट ट्राई अगेन, हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। चूंकि इंटरनेट का मसला रहता ही है। अब तो पाकिस्तान भी रिकॉर्ड करने वाला है, और यहाँ पे बिजली चली जाए। ऐसे ना, हम रेड जोन में बैठे हुए हैं। रेड जोन में हम बैठे हुए हैं, और फिर भी अगर यहाँ पे भी बिजली चली जाए, लाइट चली जाए, तो इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे अब बिल्कुल क्लियर आवाज है। बहुत अच्छी, बहुत आप अच्छा, रिपीट करें जबरदस्त। क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन की आवाज नहीं आई। मैं ये पूछ रहा था कि आप जुगाड़ी टू का हिस्सा किस तरह से बने, और दूसरा एक आप ले रहे थे हमाद साहब का नाम। तो ये किसका इनिशिएटिव, किसका था, किसका आइडिया था? इसके प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, और क्या हुकूमती सतह पर भी आपको किसी तरह की कोई मदद इमदाद की गई है? सबसे पहले तो मैं बताऊं जुगाड़ी टू का हिस्सा कैसे बना। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की जहाँ पे ये लोग ऑडिशंस ले रहे थे। ऑडिशंस के लिए मैंने फिर अप्लाई किया और इन्हें एक्सेप्ट कर लिया और मैं गया, ऑडिशन दिया मैंने। और ऑडिशन उन्होंने लेकर मुझे कहा कि आपको हम साथ बता देंगे। तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे अप्रोच किया। फिर इन्होंने कहा कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो आप आ जाएं। फिर मैं इनके साथ पहले शूट की लोकेशन पर गया और वहां पर हमने शूट वगैरह किया। तो मेरी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई और हमाद भाई ने एक, मैं कहता हूँ कि एक, कहते हैं ना कि हीरा ही हीरे को पहचानता है, इस तरह की भी बात है। तो मैं एक खुद को एक बिल्कुल दूसरे भी को पहचान लिया। हीरे के साथ मुशावत नहीं दे रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को पहचानता है। तो हम्म। हमाद भाई ने पहचाना। हमाद भाई ने बहुत अप्रिशिएट किया, मेरी शायरी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो। और साथ जी। साथ म्यूजिक को और इस जॉनरा को हमेशा से कहते हैं कि वो भी यही बात है कि बच्चे काफी आगे जाओगे अगर रश ना हुई। तो बस वो साथ लेकर साथ लेकर चलते रहे। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हुकूमती सतह पर इसने किस किसने हमारी मदद की। तो हुकूमती सतह पर मैं आपको बताऊं कि जुगाड़ी को कोई भी स्पॉन्सर नहीं किया, किसी ने भी जुगाड़ी को स्पॉन्सर नहीं किया। जुगाड़ी जो इज अ सिर्फ जितना भी इसमें जो स्पॉन्सरशिप से जो भी है या पैसा जो शूटिंग के दौरान की बात मैं कर रहा हूँ। शूटिंग के दौरान जो सब हमारा सीन था वो सब और सब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन हमाद जहीर ने की। हमाद जहीर ठीक साहब है, की। ये हमाद राइटिंग भी उन्हीं की है, ये प्रोडक्शन भी उन्हीं की है, स्टोरी और ये डायरेक्शन भी उन्हीं की है। स्टोरी की राइटिंग हमाद जहीर साहब की है। डायलॉग राइटिंग जो है वो मियां दानियाल साहब की है। और अच्छा, प्रोडक्शन टीम मियां दानियाल साहब ठीक भी हो गया। इज ये बाकी बातें हम दानियाल और हमाद पे छोड़ देते हैं। हम कोशिश करेंगे उनके साथ भी कोई इस तरह की नशिस्त करें, उनके साथ भी बैठे, उनसे भी जाने कि ये तमाम तर मामला किस तरह से वाकया तब्दील हुआ है। खैर हसन, अब दोबारा आपकी तरफ आते हैं, और ये बताएं कि आज तक कितना कुछ लिखा है, कोई तादाद है, या अनगिनत बस लिखते जा रहे हैं? आपको पता है शायद, आप तो मेरे साथ काफी आपकी और मेरी निश्चित हुई। काफी साल हम लोग साथ भी रहे। मुझे तो खैर बहुत सारी चीजों को पता है। हम अपने नाजरीन के लिए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। बस नाज़रीन आपको वही बस एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि एक रजिस्टर था। वो रजिस्टर भरा, फिर उसके बाद कई रजिस्टर भर दिए और फिर अब मोबाइल पर नोट्स ही नोट्स बनते जा रहे हैं। कोई गिना नहीं आज तक कितने। तो टोटली अब तक आपकी कितने रैप्स कितने आ चुके हैं, कितनी गाने कितने लॉन्च हो चुके हैं? तकरीबन 10 से 12, 12 से 13, तकरीबन 13-14 आ गए। जो हम्म। मैंने लॉन्च कर दिए, जो स्टूडियो रिकॉर्डेड है। बाकी ये कि स्टूडियो अभी रिकॉर्डिंग। बाकी ये कि अभी इंशाल्लाह साथ साथ अभी सेटअप बना लिया है अपना, रिकॉर्डिंग सेटअप सारा। तो अब साथ साथ हम्म। आती रहेंगी चीजें। अच्छा, ये बताएं कि क्या कभी किसी ने ना बोला था, कभी आपने, मीन्स के ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये दिल के टूटने की? और ना से सर मुराद ये सिर्फ लड़की नहीं है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये ना से मुराद, रिजेक्शन से मुराद सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं है। ये जाहिर है, जिंदगी बहुत बड़ी, बहुत वसी है।
किसी भी मामले में जो जहाँ से दिल टूटने की शुरुआत हुई थी, जहाँ से आप रद्द हुए थे? सर रद्द तो सबसे पहले एक था, एक कंपटीशन था शायद, उसके बाद मुझे बहुत लत लग गई थी कि फैसलाबाद में कंपटीशन था, जिसके जी। लिए ऑनलाइन उन लोगों रैपर्स वगैरह जो सिंगर्स वगैरह थे, ऑनलाइन उन लोगों के ऑडिशंस ले रहे थे वो। तो ऑनलाइन उन्होंने जी। ऑडिशन लिया था, तो मैंने उनको जब रैप किया था पहली बार, 3 साल पुरानी बात है, 3-4 साल पुरानी बात है, तकरीबन फर्स्ट सेकंड ईयर में होता था मैं। तो वो जब पहला वो उन लोगों को मैंने ऑडिशन दिया, तो उसके बाद उस शख्स ने मुझे ये बात बोली थी कि हसन, जानी रैप छोड़ दो आप, कोई और फील्ड, मतलब कि कुछ ऐसा और करो, ये मुझे नहीं लगता आपका कुछ इसमें आगे बढ़ सकते हो या फिर इसका कुछ कर सकते हो। तो जी। बस उसके बाद एक जिद बन गई, मैंने कहा करके कुछ करना है इसमें, कुछ इसको लिखना है, कुछ तो करना है। मैं इतना नहीं कह रहा कि अभी भी मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ या कुछ इस तरह का, लेकिन वो है कि उससे मैं काफी ज्यादा अपने आप को मैंने रिवॉल्व किया है और काफी ज्यादा उस जिद पे कायम रहा हूँ अभी तक। क्या उस शख्सियत ने आपकी फिर तारीफ की कि हसन, यस, यू आर नाउ ऑन द ट्रैक, अब आप सही रास्ते पे हो, ठीक जा रहे नहीं हो? नहीं, वो शख्सियत उसके बाद मिली ही नहीं, वो पता नहीं कौन बंदा था, वो कहाँ आया था, ऑडिशन लिया उसने, वो पता नहीं किधर चला गया। कौन बंदा था, कहाँ आया था, कैसे ऑडिशन लिया था, वो तमाम से चीजें बता चुके हैं, अब आगे बढ़िए। माइक आपका माइक। अच्छा, अब मैं तो मेरा ये याद है कि मैं बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत फटी हुई आवाज आ रही है आप। मेरी बड़ी फटी हुई है, चलो दोबारा ट्राई करते हैं। अब कहिए, जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? क्या क्लियर आ रही? नहीं आ रही? नहीं आ रही, अब बोलो। हसन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कटी हुई आवाज आ रही है। अब अब नो। नो, मेरी आवाज नहीं आई तो आप लोग किस तरह बोल रहे हैं? नहीं, आवाज खराब आ रही है। लेट्स ट्राई अगेन। अब बोलो। हेलो। अब आ रही है। करें, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप उस शख्सियत को भूल गए जिसने आपको रिजेक्ट किया था, और उस ऑडिशन को भी भूल गए वहां से आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। वो फिर उसके बाद अब तो याद भी नहीं कि उसका नाम क्या था, लेकिन वो एक वो था कि एक बहुत बड़ा मुझे बैकलैश मिला था, तो यार ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप मैं देख रहा हूँ तो आप इवेंट्स में भी शिरकत कर रहे होते हैं। बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर के लेवल की जितनी भी वहाँ पे कुछ जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी लोक मेले होते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होते हैं, आप यूनिवर्सिटी पे ज़ाहिर स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, तो उन तमाम का आप हिस्सा होते हैं, वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो क्या क्या फील होता है, यानी कि जब एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक वो हसन तक बनना, यानी कि हसन बनने तक का वो सफर, मीन्स कि क्या फील हो रहा होता है? ज़ाहिर है अब आपको आपकी रिकॉग्निशन बन गई होगी, एक लोग आपको किसी ताल्लुक से, किसी एक एक पहचान की वजह से आपको जानते होंगे कि हसन की ये फलां निशानी है, मीन्स कि वो परफॉर्म करता है या वो लिखता है या वो गाता है। तो क्या फील होता है? एज अ रिकग्निशन तो मैं नहीं कह सकता कुछ इतनी अभी मुझे इस समय मिली, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं जो इन चीजों को समझते हैं, उन लोगों की तरफ से जब बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, और जो कुछ लोग या फिर कुछ, उनको मैं क्या बोलूँ, अब मेरे दोस्त ही बोल सकता हूँ उनको, वो दोस्त जब मुझे मैसेज करके या फिर कुछ इस मिलकर मुझे कभी कभी ये बात कहते हैं कि यार बहुत हमें आपके गाने पसंद हैं, या फिर जो आपकी शायरी को पसंद है, या फिर बाकी चीजें जो अप्रिशिएट करते हैं, उसको बस वो बस एक चीज है, वो कहती है कि बस इस चीज को लगे रहो, इस चीज को छोड़ना मत।
काफ़ी मुझे बच्चों में देखा जाए तो जो बच्चे काफ़ी मुझे अक्सर बच्चों के 1-2-3 बच्चे थे उनके मैसेज आए थे। उससे भी ज़्यादा कि हमें भी रैप करना है और बस रैप सिखाएँ हमें किस तरह करते हैं, तो बस उन लोगों के साथ उन लोगों की प्यार-मोहब्बत की वजह से बस एक चलता जा रहा हूँ, सिलसिला एक चलता जा रहा है, रवां-दवां हूँ और रिकॉग्निशन एज़ अ बाकी बात नहीं, की आई मीन आपने टू कि से कि आई मीन टू से कि मतलब एक जो आप और मुझ जैसा एक जो आम शख्स है ना, और जिस तरह से आज के इस दौर की आज के इस मुआशरे की हकीकत भी है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डिनरी लोग पाए जाते हैं, लेकिन फिर उनमें बहुत सारी खुसूसियात भी पाई जाती है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज आपको हर दूसरे घर में कोई ना कोई कुछ करने वाला मिलेगा, मतलब आपको अपनी इंफरादियत पैदा करना बहुत मुश्किल है। स्पेशली आप अगर किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपको मार्केट मतलब भरी हुई मिलेगी आप जैसे लोगों की। तुम्हें उन सारी चीज़ों से थोड़ा खुद को डिफरेंशिएट करना डेफिनेटली इंसान की एक उसके पीछे कोई स्ट्रगल, कोई सोच तो होती है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको एज अ ह्यूमन क्या फील होता है? आप एक अब सफर में हैं, आप एक डगर में हैं, जिसे तय करें, डेफिनेटली आपकी मंजिल तो कुछ और है जो बड़ी होगी, मकसद कुछ और है जो कि बड़ा होगा। लेकिन अब जब आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, वो लोग जो कभी आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते थे, बट अब आपको एक्सेप्ट भी करते हैं, आपकी तारीफ भी कर रहे होते हैं, क्या क्या फील होता है? फ़ील एज़ इन इस सेंस में देखा जाए तो जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो वो जब कुछ थे ऐसे लोग भी जो मुझे स्टार्ट में ऐसा बोलते थे कॉलेज टाइम्स में या फिर उस टाइम में कि अगर ये बहुत बकवास है और वो ये वो बहुत सीन है, तो वो आजकल बस ऐसा है कि दोस्ती एज़ अ दोस्त मिलते हैं मुझे और एज़ अ बहुत अच्छे तरीके से देखा जाए बस मुझे एज़ अ ह्यूमन सिर्फ़ यही फ़ील होता है कि बस जिस चीज़ पर हूँ, उस चीज़ को लगा रहूँ और बस किसी कुछ कहने से या कुछ करने से कभी फ़र्क नहीं पड़ा मेरी ज़ात को, तो बस किसी के एप्रिशिएट करने से बस ऐसा दिल में खुशी और एक उमंग ही पैदा हो सकती है और इसके अलावा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्या चीज़ है और वो मैं क्या महसूस कर सकता हूँ उसको। अल्फाज में नाकाबिले बयान है वो सिचुएशन। बिल्कुल। अच्छा जी हसन, वक्त काफी ज्यादा गुजर चुका है। कुछ 37 मिनट के करीब हमारी रिकॉर्डिंग्स पहुंच चुकी हैं, और बस तो इवेंट का मैं बस अब आखिर की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे क्या नियर फ्यूचर में क्या कुछ कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की सतह पे क्या कुछ प्लानिंग्स हैं, क्या इवेंट्स हैं, क्या एक्टिविटीज हैं? बस ये है कि अब हम लोगों ने जब यूनिवर्सिटी में जॉइन किया अली भाई हैं हमारे अली सागर और अली सागर एज़ स्टेज गिवर एज़ हम लोग चांस गिवर सबके लिए हमेशा से रहा है। अली भाई का ये सीन है कि अली भाई हमेशा से इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने में सबसे आगे रहे और इवेंट्स को मतलब कि एक पूरा एक टीम बनाकर, एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाकर सबको आगे लेकर साथ चलने में अली भाई की एक महारत है। तो अली भाई के साथ अब ये है कि एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर की प्लानिंग हुई है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर हम यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं जिसके हमने अभी प्रमोशनल इवेंट किया था और 10 को प्रमोशनल इवेंट किया हमने। अब हमारा 5 फ़ेब 5 फ़ेब को यौम यकजहती कश्मीर उसके बाद हमारा इवेंट स्टार्ट होगा जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जो जी। जिसका मेन मकसद अली भाई की और मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि जो मैं रैप कर रहा हूँ या फिर कोई और सिंगिंग कर रहा है, तो हम लोगों को लोग पहचानते थे या फिर हम लोग उसके तलकात बन गए थे इस वजह से। लेकिन जो छुपे हम्म। लोग हैं, जो एक हिडन आर्टिस्ट होता है, वो हमेशा से वो बस ये चाहता है कि वो करे लेकिन वो कुछ उसको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल सकता या फिर वो आज़ाद कश्मीर की सिर्फ मैं आज़ाद कश्मीर की बात करूँगा कि उसको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल सकता। वो इन चीज़ों से डरता है कि उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब एक आर्टिस्ट किसी अ, खराब आर्टिस्ट को भी देखता है या फिर वो अभी जो रास्ते में होता है, वो कभी भी उसको डिमोटिवेट नहीं करता, वो उसको एप्रिशिएट ही करता है। अब हमने 3 जी। दिन का एक इवेंट प्लान किया स्टूडेंट ऑफ द ईयर 6, 7, 8 फ़ेब को जिसमें डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होंगी, जिसमें म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स होंगे, जिसमें पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे, आर्ट कॉम्पिटिशन्स होंगे, जिसमें टैबलो कॉम्पिटिशन्स होंगे, रैप बैटल्स होंगी और आज़ाद कश्मीर में मुझे लगता है पहली बार कोई रैप के लिए या हिप हॉप के लिए
कोई चीज़ एक इनोवेशन हमने लाई है, वो है ये रैप कॉम्पिटिशन और सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स और उसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। हम लोग ई-गेमिंग की तरफ भी गए। आजकल ई-गेमिंग का बहुत दौर है। लोग हर पबजी खेल रहा है, कोई कॉड मोबाइल खेल रहा है, कोई टेकन खेल रहा है, कोई नीड फॉर स्पीड पे। हमने ये 4 गेम्स रखी, हम ई-गेमिंग की तरफ भी गए। हम लोगों ने आईटी को इन्वॉल्व किया, हमने ग्राफिक डिजाइनिंग को रखा। कॉम्पिटिशन्स है, हम इन सब कॉम्पिटिशन्स को लेकर ये 3 दिन रखेंगे और वो हर कॉम्पिटिशन्स का एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर होगा और वो आखिरी स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, उसकी हम एक फाइनल कोई एक बैटल करवाएंगे उन सब स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स की। एक आखिरी बैटल होगी जिसमें वो कोई जनरल नॉलेज या फिर इस तरह की कोई गेम खेल कर फाइनल डे पे वो एक बंदा स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनेगा। चलें जी, ये एक अच्छी काविश है, एक अच्छी एक्टिविटी है। हम आपके लिए बेस्ट विशेज़ का इज़हार कर सकते हैं, नेक ख़्वाहिशात का इज़हार कर सकते हैं, नियर फ्यूचर में आपको इस समन में कामयाबी मिले। लेकिन जो नए लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, फील्ड से मुराद ये रैपिंग की, चूँकि अब कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता जा रहा है, चूँकि शायद हर बंदे की अपनी मेंटालिटी होती है। कुछ लोगों को क्लासिकल पसंद होता है, लेकिन जो आजकल की नई नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, उन्हें ये रैप ज़्यादा पसंद है। इवन कि वो मैं देख रहा था बोहेमिया का पाकिस्तान के टूर था और वो टिकट्स पहले से ही सारी बुक हो चुकी थी, सारी बिक चुकी थी। तो जो नए लोग आ रहे हैं फील्ड में, जो नए लोग रैप में आना चाह रहे हैं, रैपिंग कल्चर या इस रैपिंग सेक्टर में आना चाह रहे हैं, इसे पता नहीं क्या कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, मैं सही है यूज़ भी कर रहा हूँ या नहीं। खैर इस रैप करने के लिए जो नए लोग आना चाह रहे हैं, इस तरफ जो आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उन्हें अपनी इस 4-5 साला जर्नी का को सामने रखते हुए उन्हें क्या पैगाम देंगे? मीन्स के उन्हें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कितनी इसमें हर्डल्स हैं, कितनी आसानियाँ हैं, कितनी मुश्किलात हैं? देखो बात ये है कि आसानी किसी चीज में नहीं है। आप एक पत्थर उठाने जाओगे तो उसमें भी आपको बहुत मुश्किलात पैदा होंगी, कोई ना कोई आपको मसला हो ही जाएगा कि वो उठाना है। तो मैं अगर अपनी 4 साल की अगर इस इतनी बड़ी जर्नी के बाद अगर कुछ मैं बताऊँ, तो मैं भी अभी रास्ते में हूँ, मैं भी कोई बिल्कुल कोई मैं भी कहता हूँ मैं खुद बहुत कोई अच्छा नहीं या बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सीखा, वो मैं ये बताना चाहूँगा कि लिखते रहो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो। उसको बीट पर लाओ, अपना फ्लो बनाओ, अपना रिदम बनाओ, उस बीट पर लाकर उसको और प्रैक्टिस जितना आप रैप को करोगे, आप बीट लगाओ, उससे आप फ्री स्टाइल करो। जितना आप फ्री स्टाइल करोगे, उतना आपका फ्लो अच्छा होगा, उतना आपके ज़हन में जो वोकैब्युलरी है वो अच्छी होगी। जितना आप म्यूज़िक सुन सकते हो, जितने आप आर्टिस्ट सुनते हो, आप जितने ग्लोबली डिस्कवर करोगे आर्टिस्ट को, उतना आप लोगों के अंदर वर्सेटैलिटी आएगी, उतना रैप को लेके वर्सेटैलिटी आएगी। और बस ये है कि स्टार्ट मैंने अपने क्यू मोबाइल के फ़ोन के माइक से किया था। आज मेरे पास एक स्टूडियो माइक है, जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये शोज़ वग़ैरह और ये दूसरे इन पैसों से मिलकर बनाकर खरीदा। तो बस ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता सब चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता होंगी, कोई भी एकदम से कुछ भी नहीं मिल जाता, कुछ एकदम से ही आप नई एमिनेम या बोहेमिया बन सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ होगा, आहिस्ता-आहिस्ता आप चोक भी करोगे बीट पे, आप ऑफ बीट भी जाओगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप सब परफेक्ट कर जाओगे। अच्छा हसन, आखिर की जानिब बढ़ते हुए बस ये बता दीजिए कि आप डेफिनेटली जवान हैं, यंग भी हैं और अभी-अभी मकबूल होना भी शुरू हुए हैं। मैं देख रहा होता हूँ आपकी इंस्टाग्राम टाइमलाइन पे बड़ी वो जो आपकी ख़ातीन फैन्स हैं, बहुत कमेंट्स कर रही होती हैं, बड़ी वो प्यार और मोहब्बत का इज़हार कर रही होती हैं। तो क्या प्रपोज़ल वगैरह रिसीव होते हैं? कभी कुछ इस तरह की एक अपोजिट जेंडर से इस तरह की ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है? जब किया जाता है तो उसे किस तरह से हैंडल करते हैं? अ, एक बात ये है कि अट्रैक्शन एक तो को-एजुकेशन ऊपर से मेरी फील्ड ही कुछ ऐसी कि मुझे अट्रैक्शन अपोज़िट जेंडर से करना ही पड़ता है, हर हर तरह से अपोज़िट जेंडर से एक तो अट्रैक्शन हो ही जाती है। लेकिन ऐज़ ये देखा जाए कि प्रपोज़ल्स या फिर ये जो आपने बात की कि इतना कुछ प्यार मोहब्बत का इज़हार, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ हुआ या फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। क्योंकि मतलब ये नहीं है कि इतना ज़्यादा है कि मतलब इतना भी इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन होता है कभी-कभी तो किसी न किसी तरह से हो ही जाता है। लेकिन वो एक बीच में ये है ना कि मैं उस स्टेज पे या फिर उस अभी उस बात पे नहीं। मकबूलियत पे नहीं पहुँचे?
मैं उस मकबूलियत पर भी नहीं पहुँचा और अभी मैं उस मेंटल स्टेट पे भी नहीं हूँ कि मुझे कोई मतलब एज़ अ प्रपोज़ल्स किसी के एक्सेप्ट करूँ। नहीं, कोई और ऐसे कोई कोई एक आध मतलब तो आता होगा डेफ़िनेटली। आप मतलब हिस्सा रहते हैं इस तरह की इवेंट्स का। इस तरह से मुराद यानी कि एक गैदरिंग्स का जहाँ पे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हो रही होती हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। अ, काफ़ी होता है, लेकिन उसको टाल जाते हैं कभी-कभी कुछ या फिर इस तरह की सीन कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा कोई तोड़ नहीं जुड़ता किसी के साथ भी। अच्छा, ये बताएँ कि अता के लम्हे कौन-से होते हैं? किस टाइम लिखने को किस टाइम सबसे ज़्यादा अता होता है? कौन-सा वो वक़्त होता है जब सबसे ज़्यादा आपको वो नुज़ूल हो रहा होता है कि आप लिख रहे होते हैं? अ वो ऐसा कोई वक़्त नहीं है, कोई ऐसी भी कोई भी जगह नहीं है। मैं दोस्तों के दरमियान में बैठा होऊँगा, कोई ऐसी बात सुन ली मैंने जिससे मैं रैम बना लूँगा या फिर कोई ऐसा मुझे कोई ख़्याल आ गया जिससे मैं उठ के लिखने लग जाऊँगा, अलग बैठकर लिखने लग जाऊँगा, उसी टाइम लिखने लग जाऊँगा। मेरे लिए कुछ ऐसा वक़्त नहीं है, कोई ऐसी ख़ास प्लेस नहीं है, कुछ ऐसा टाइम नहीं है कि जिसमें मैं लिखूँगा। मैं बस हर टाइम नोटपैड खोला और कुछ ना कुछ मोबाइल पे लिखता ही रहता हूँ। ठीक हो गया जी, बहुत ज़बरदस्त। हसन, बस दुआ है आपका ये शौक और ये ज़ौक सलामत रहे। आप इसी तरह से तरक्की करते रहें और फ्यूचर में हम आपको बहुत ज़्यादा बुलंदियों में देखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच भाई फॉर इनवाइटिंग मी और उम्मीद बहुत करता शुक्रिया हूँ जी कि हसन, आप आप आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा ये पहला पॉडकास्ट का आज पहला एपिसोड यहाँ इख्तिताम को पहुँचता है। हसन ने के साथ हमने कई सारे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने की कोशिश की है, स्पेशली उसकी वो जो राइटिंग स्किल्स हैं उन्हें लेकर, और रैप पे हमने बात करने की कोशिश की, और सबसे बढ़कर जो आज़ाद कश्मीर में पहली मूवी आ रही है, तारीख की पहली फ़िल्म आ रही है, उसे लेकर भी कुछ सवालात हमने उसके सामने रखे हैं, और कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बातें की हैं। बरकैफ इस नशस्त का या इस कन्वर्सेशन का मकसद यही था कि जो इस कम्युनिटी में जो भी चेहरे, जो भी शख्सियात, जो भी लोग अपना कोई ना कोई रोल किसी न किसी तरह से प्ले कर रहे हैं, हम उनके साथ बैठे उनसे गुफ्तगू करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि उनके ये ज़ौक किस तरह से पैदा हुए, उनमें ये शौक किस तरह से डेवलप हुए, और वो मौजूदा ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं, और उन्हें देखकर या जिस राह के वो मुसाफिर हैं, उसके सफ़र को अगर कोई और इख्तियार करना चाहता है तो उनके लिए वो क्या कुछ नसीहतें करेंगे, क्या कुछ जो सबक उनने सीखे हैं उन्हें क्या कुछ सिखाएंगे। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह की कुछ मुनफरिद एपिसोड्स के साथ, कुछ मुनफरिद शख्सियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। चूंकि हम हमारा काम ज़्यादातर करंट अफेयर्स में हो रहा होता है, हम ज़्यादातर पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि पॉलिटिक्स, सियासत, सियासियात और इस वो मैं कहूँगा वो डर्टी मुल्क की पॉलिटिक्स से हटकर भी हम कुछ बात करें, कुछ ऐसे लोगों से बात करें जो कि हमारे लिए अहम है, जो कि आपके लिए अहम है, जो कि आपकी आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के लिए अहम हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।